लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। देश में इन दिनों एक बड़ा मुद्दा चल रहा है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर, और ख़ास तौर पर वंदे मातरम को लेकर। संसद ने जो संशोधन किया है राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जुड़े हुए विधेयक में, कानून में, उसके अनुसार अब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का दर्जा बराबर हो गया है और वंदे मातरम को भी 3 मिनट 10 सेकंड तक, यानी उसके सभी पूरे 6 छंदों के साथ गाना आवश्यक हो गया है। कई तरह की बातें इस संशोधन से पहले आई थीं और आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए राम सिंह राव जी हैं। राम सिंह राव साहब एक जाने माने लेखक हैं, सामाजिक विज्ञान के स्कॉलर हैं, राजस्थान सरकार में वंशावली अकादमी के आप अध्यक्ष रहे हैं, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा था। इसके साथ साथ आप कथा भी कहते हैं, बहुत ही पारंपरिक चीज़ों को नए संदर्भों के साथ जोड़कर आपकी कथा कहने की शैली में आपको महारत हासिल है। स्वागत है आपका राम सिंह राव साहब। नमस्कार। हम लोग बात कर रहे हैं वंदे मातरम की, पूरे सम्मान के साथ कि राष्ट्रीय प्रतीकों का जो सम्मान है वो न केवल सुनिश्चित होना चाहिए बल्कि उसका पूरी तरह पालन भी होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कुछ जिज्ञासाएं भी हैं बहुत सारी कि जब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तय हो रहे थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस पर अपने विचार व्यक्त किए थे और इसके बाद सर्वसम्मति से जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया था। और नेहरू जी ने उस समय कहा था कि वंदे मातरम का स्थान कोई गीत नहीं ले सकता, क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संग्राम में, आंदोलन में वंदे मातरम की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और सरकार ने अब जो निर्णय लिया है वंदे मातरम को पूरा गाने का, क्योंकि जनगण मन भी लंबा है, उसका एक अंश निर्धारित किया गया है सार्वजनिक समारोहों में और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गाए जाने के लिए, जो 52 सेकंड का है। इसी तरह वंदे मातरम भी काफ़ी लंबा गीत है। इससे लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, सबसे पहली प्रतिक्रिया तो मेरी यही है कि मैं राष्ट्रगान का सम्मान करता हूँ। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये दोनों जो शब्द है, नेशनल एंथम और ये नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, दोनों का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये मात्र गीत और गान नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की पहचान है। ये हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं और इनके प्रति सम्मान होना ही चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन मेरा जो कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है कि क्या कोई चीज व्यवहारिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो समयावधि 3 मिनट और 10 सेकंड है, वो थोड़ी सी गले नहीं उतरती कि इतनी देर तक एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा रह पाएगा क्या, वो भी सावधान पोजीशन में। देखो, सरकार ने, इसका एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको सावधान मुद्रा में खड़ो रहना होता है, यानी अटेंशन के। हाँ, लेकिन ये हमें उनकी मानवीय संवेदनाओं का ध्यान भी तो रखना होगा। अगर कोई 80 वर्ष का, 70 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके लिए 3 मिनट खड़ा रह पाना सभी के लिए हो सकता है। कोई बुजुर्ग ताकतवर हो, शारीरिक उसकी क्षमता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं 50-60 के बाद भी आदमी से खड़े रहना भी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे जो मानवीय असक्षम लोग हैं शारीरिक रूप से, उन लोगों के लिए क्या सरकार ने कोई प्रावधान किए हैं? ये एक जिज्ञासा, एक प्रश्न खड़ा होता है। नहीं तो क्या फिर वो एक अपराध होगा? अपराध निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जब आप उसको राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान के दायरे में आपने ले लिया है, तो जो प्रावधान नेशनल एंथम पर लागू हैं, राष्ट्रगान पर, वही राष्ट्रगीत पर भी लागू हो गए हैं। तो क्या एक परीक्षण अनिवार्य नहीं है? एक 18 वर्ष का जवान है, एक 40 वर्ष का व्यक्ति है, एक 90 साल का व्यक्ति है, वो भी भारतीय नागरिक है, और हो सकता है कि वहाँ 95 ईयर्स का व्यक्ति भी खड़ा हो। कानून तो सबके लिए लागू होता है, लेकिन कानून में बुजुर्गों के लिए क्या मानवीय संवेदना का कोई स्थान है? दूसरी बात, पहले जैसे राष्ट्रीय गान का समय
52 सेकंड है। मुझे लगता है अमूमन उसी समय से कुछ पूर्व या आसपास में ही राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम भी इसका समापन हो जाता था। इसको छोटा रखने का मेन कारण यही था कि आम व्यक्ति भी उसे फुली अटेंशन पे कर पाए, उसे एक सम्मान दे पाए। और अब क्या है, उसमें भी कई जगह तो आपने देखा होगा राष्ट्रीय गान में भी ऐसी व्यवस्था है कि 52 सेकंड के बजाय भी 20 सेकंड में 20 सेकंड में छोटा करके गाया जाने का भी प्रावधान है। अब ये प्रावधान कौन तय करते हैं? संसद ने तय किया है। नहीं, संसद क्या, केवल संसद ही तय कर, मैं यही मेरा प्रश्न मेरा खड़ा मेरा होता भी है। एक सवाल है राव साहब, आपका म्यूजिक का बैकग्राउंड रहा है, आपने संगीत की विधिवत शिक्षा ली है, जी। तो आपको क्या लगता है संगीत के एंगल से अगर हम देखें तो ये अवधि क्या होनी चाहिए, और क्या ये ऐसी अवधि के साथ साथ ऐसा भी हो कि वो हर फॉर्मेट में फिट भी हो? नहीं, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसको लागू करने से पूर्व केवल संसद निर्णय ले ले, लेकिन इसके विषय विशेषज्ञों से राय नहीं ली जाए, कौन और राय ली गई या नहीं ली गई, जहां तक हमें मालूम है शायद ऐसी कोई राय नहीं ली गई है। किससे पूछा जाना चाहिए था? इसके लिए जो संगीत के जानकार हैं उनसे, जो साहित्यिक जानकारी जानने वाले उनसे, जो भावनात्मक पक्ष की जानकारी रखने वाले उनसे, जो फिजियोथेरेपिस्ट है उन लोगों से कि एक व्यक्ति कितनी देर खड़ा रह सकता है या नहीं रह सकता है, और भी जो शब्द का प्रभाव गुणों के जानकार हैं उन सभी विशेषज्ञों से करीब करीब इसकी राय ली जाती। अब देखिए, हम जब संगीत सीखते थे तो हम जनगण मन को बड़ा मस्ती से धीरे धीरे लय बना के गाते थे, तो गुरुजी ने एक दिन डांटा कि ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने क्यों, हमें तो बड़ा आनंद लेकर, ऐसे नहीं, इसको 48 से 52 सेकंड में पूरा करना होता है। और उस अभ्यास को करने के लिए मुझे कम से कम 10 दिन लगे। कभी मैं 53 सेकंड में कंप्लीट करता था, कभी 47, ज़्यादा जल्दी कर दिया तो 47 में आ जाता था, कभी 53, 54, कभी 1 मिनट हो जाते थे। ये अभ्यास करने में बड़ा समय लगा। तो क्या संगीत विशेषज्ञ से पूछा जाता तो क्या वो इसकी लय में संशोधन नहीं कर सकते थे? किया जा सकता है, मेरी दृष्टि से किया जा सकता था। हो सकता है कि जो लय वर्तमान में चल रही है उस लय के अंदर, लय में या उसके स्टाइल में, क्योंकि 80 साल हो गए, लोगों के जहन में बैठ चुका है उसको गाने का एक तरीका। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि पूरा ही गाना चाहिए, पूरा ही गाना चाहिए, देखो एक जैसे जन गण मन, एक ये हुआ, अब इसके टर्म को मैं 30% कम कर देता हूं, जन गण मन, और भी मैं इसको चाहूं तो फास्ट कर सकता हूं। तो इसको फास्ट करके हम उसकी रिदम को, जो लय है, लय को कम करके हम समय के अंतराल को कम किया जा सकता है। क्योंकि प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति 3 मिनट 10 सेकंड, कई तो प्रोग्राम हिसाब 15 मिनट 10-15 मिनट के तो प्रोग्राम होते हैं, वहां अगर 3 मिनट 10 सेकंड हम राष्ट्रीय गीत को देंगे और 52 सेकंड हम वहां देंगे तो हमारा 4 मिनट का तो करीब करीब ये हो ही गया। हाँ, तो ये व्यवहारिक बनाने के लिए सरकार को क्या कोई निर्णय विचार नहीं करना चाहिए था? क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के कानून हैं, जैसे चीन में बड़े सख्त कानून हैं, वहीं ब्रिटेन में इतने सख्त कानून नहीं है राष्ट्रगान के गायन के समय कि लोगों को क्या प्रोटोकॉल अपनाना है। तो भारत में क्या प्रोटोकॉल, बीच का रास्ता क्या हो सकता है? नहीं, मैं वही आपसे जो चर्चा कर रहा था वो यही है कि ये विषय विशेषज्ञों की राय ली जाए। इसका समय कम किया जा सकता है अगर संगीतज्ञों की राय ली जाए तो। मुझे अभी भी लगता है थोड़ा सा रिदम में, थोड़ा अगर इसका लय में बदलाव किया जाए तो इसका समय। और दूसरी बात, कुछ असक्षम लोगों के लिए कानून में छूट दी जाए कि जैसे कोई आदमी बीमार है, खड़ा नहीं रह सकता है, जरूरी नहीं कि 90 वर्ष का व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है 80 वर्ष का व्यक्ति भी खड़ा रह सकता है, लेकिन शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति 40-45 साल वाले को भी खड़ा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कानून को डंडे से मनवाना या कानून को सम्मान के साथ में मनवाना, आपका बुजुर्गों के प्रति सम्मान भी बना रहे और भारत के इस प्रतीक का सम्मान भी बना रहे, इनके बीच में क्या एक समन्वय आवश्यक नहीं था? तो होगा कैसे समन्वय, अब कैसे हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं किया जा सकता? जो परिवर्तन कर सकते हैं उनको अब भी समन्वय, भाई कानून में संशोधन तो आप ही लाने वाले हैं।
ये हो सकता है कि इसका एक प्रोटोकॉल बना दिया जाए 100%। एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करके। व्हाई नॉट? अभी आप कह रहे हैं कि अपराध हो गया, सबसे बड़ी बात है कि आपने इसका प्रचार किया क्या? ये जो प्रचार की बात आपने कही काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी चीज़ को लोगों के बीच में हम ले जाएं कि हमने ये बदलाव इसमें किया है, इसके लिए पर्याप्त समय भी दिया जाना चाहिए। कई बार कहा जाता है कि संसद के कानून भी जनमत जानने के लिए भेजे जाते हैं। सरकार की एजेंसियों को कई बार ये गा करके, बता करके, सुना करके इसका प्रैक्टिकल अनुभव करवाया जाना चाहिए। राव साहब, एक बात ये भी है कि कई जगहें ऐसी होती हैं, जैसे जो आपका एंथम है उसको कॉम्पिटेबल होना चाहिए, उसको अनुकूल होना चाहिए बैंड के लिए भी। जो आर्मी के बैंड्स होते हैं, पुलिस के बैंड्स होते हैं, सार्वजनिक समारोहों में गाने के लिए, तो उस दृष्टि से आपको क्या लगता है कि इत लंबे गीत के साथ क्या बैंड्स के साथ? आपको कहूंगा ये सबसे बड़ा गौरवान्वित विषय था। हमारे नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों की जितनी शानदार म्यूजिक है ना, वो पूरी दुनिया के देश देखते हैं। बैंड पे जब हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अगर बजता है, यानी उनमें जो स्वरों की, देखो एक पिक्चर तैयार हो रही है, वहां एक गीतकार सब कुछ नहीं होता, वहां एक गीतकार है, फिर वहां एक गायक सब कुछ नहीं होता, गीतकार के साथ एक गायक है, गायक के साथ में एक संगीतकार भी है, कई शब्द, एक शब्द है, एक के पास स्वर है, एक के पास आवाज है, इनका समन्वय। लेकिन मुझे लग रहा है ये समन्वय स्थापित नहीं हुआ। ये समन्वय स्थापित होता तो ये स्थिति नहीं आती। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईमानदारी से इस पे ध्यान दिया जाए तो काफी लोग जो है वो 3 मिनट 10 सेकंड अटेंशन में खड़े नहीं रह पाए। लेकिन राव साहब, एक स्थिति आप सोचिए कि अलग अलग तरह के नियम, अलग अलग तरह के स्थिति के लोगों के लिए अगर हो जाएं कि एक एंथम बज रहा है या राष्ट्रगीत गाया जा रहा है, उसका सामूहिक गायन हो रहा है, उस दौरान कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग बैठे हैं, क्या ऐसा उचित लगेगा? नहीं, चीज तो यूनिवर्सल ही होनी चाहिए। देखिए, तुम कुछ ना करो, बैठे ही रहो, महफिल का रंग भी सुधर जाएगा। मीन्स आपका आदर और अनादर वाला भाव यू कैन जस्ट फ्रॉम देयर फेस, आप चेहरे से मालूम चल जाता है, आप सम्मान तो पीठ से भी मालूम चल जाता है, ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग कह के गए हैं। तो वो व्यक्ति सम्मान में बैठा है या अनादर कर रहा है, वो तो मालूम चल जाता है, वो मालूम चल जाता है। अनादर करने वाले की बात तो अलग है, लेकिन मैं शारीरिक रूप से नहीं हूं, मुझे थोड़ा सा आ गया, मैं हिल गया, अब ये कोई अपराध तो नहीं हो गया, नहीं रहा जाता मेरे से, मान लीजिए खड़ा असक्षम व्यक्ति है, तो उसको कंसीडर किया जाना चाहिए कि भाई ये आदमी नहीं रह पाया अटेंशन, तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा सर। विद्यालय में बच्चे जो हैं, ईमानदारी से मैं आपको कहता हूं, 52 सेकंड वाले में सही अटेंशन पे नहीं कर पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि 3 मिनट और 10 सेकंड वाले में वो अटेंशन रह पाएंगे, ईमानदारी से। आजकल बहुत सोशल मीडिया पर पूरे 6 छंद वंदे मातरम के वायरल हो रहे हैं और लोग उसको पढ़ भी रहे हैं, उनका हिंदी में अनुवाद भी बताया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि राष्ट्रगीत की जो मूल भावना थी वो क्या थी? देखिए, मैं संगीत में हम 2 चीज देखते हैं। जब हम शास्त्रीय संगीत गाते हैं तो वहाँ एक स्थाई और एक अंतराही होता है, वहाँ पूरी कविता का गायन। जब शास्त्र की हम बात करते हैं, आप देख लेना, शास्त्रीय संगीत में एक ध्रुपद में जरूर अंतरा, संचार, आभोगी वगैरह ये होते हैं, लेकिन अगर आप संगीत में देखेंगे तो वहां, क्योंकि उस पे अटेंशन पे करने के लिए हर अंतरे को उसी धुन में अलग अलग शब्दों के साथ में जोड़ना, उसके बजाय उन्हीं शब्दों में भाव अभिव्यक्ति प्रकट करना, ये बहुत अलग चीज है। लेकिन मुझे लगता है कि विशेषज्ञों का अभाव रहा इस निर्णय में, उनसे शायद राय नहीं ली गई, जो मुझे लगता है। यानी म्यूजिक के एक्सपर्ट्स की बात, केवल म्यूजिक एक्सपर्ट क्यों, साहित्यकार भी इसमें बोलेंगे। साहित्यकार, जो मूल कृति है आनंद मठ जिसमें गीत है वंदे मातरम, तो उसमें तो कोई बदलाव कोई भी साहित्यकार अब नहीं कर सकता, गीत तो गीत ही रहेगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा, उसमें गीत तो गीत रहेगा, गीत के बीच में भी सर एक जो गैप का समन्वय है, मतलब आपका कहना है कि उसको थोड़ा किया जा सकता है, जैप अरेंजमेंट किया जा सकता है। साहित्य का, अरे सर भाव चेंज हो जाएंगे, अर्थ चेंज हो जाएंगे, रोको मत जाने दो,
और रोको मत, जाने दो। फर्क तो आपका ठहराव का ही तो है। रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, शब्द वो के वही है, अर्थ ही बदल गए ना साहब। तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं भी इस बदलाव में अर्थ बदल जाए, मूल भावना ही बदल जाए। हाँ, अगर आप थोड़ा सा ठहराव कहीं गलत जगह, साहित्यिक दृष्टि से केवल संगीतकार की भूमिका नहीं है यहाँ साहित्यिक, अरे सर यहाँ हमारे 8 गण होते हैं, यमाता राजभान सलगा, यानी यगण मगण रगण तगण सारे जो होते हैं उनको भी देखा जाता है, उनके दद अक्षर को। ये सारा कविता में कोई कमी नहीं है, लेकिन कविता को एक सीमित समय में गाना है। 3 मिनट 10 सेकंड का जो टाइम दिया वो ठीक है, अगर सही रिदम में गाया जाए तो वहीं गाया जाएगा। लेकिन वहाँ दिक्कत ये आती है कि हम वहाँ अटेंशन में कैसे रह पाएंगे, क्या ये व्यवहारिक होगा? ये व्यवहारिक कुछ देशों के जो एंथम्स हैं वो 4 मिनट से भी ज्यादा के हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे कुछ छूट भी है, वहाँ पे कुछ छूट भी है। कुछ देशों के एंथम में ये भी आप बैठे बैठे भी सुन सकते हैं। कई देशों में ऐसे है कि आप लेटे हैं तो भी आपको कोई वो अलग अलग है। अगर उनके तो वो कहते हैं आप बैठे बैठे कुछ लोग केवल हाथ रख करके पे कर रहे हैं। तो हाँ, अमेरिका में ये है कि आपका हाथ सिर हाथ पर दिया होना होना चाहिए चाहिए गायन के समय में। हाँ, तो ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो आपने ये मुद्दा उठा दिया है कि लोग, बहुत सारे लोग खड़े नहीं हो। मेरा तो निवेदन है पुनर्विचार इस पे विषय विशेषज्ञों के पास में इसको भेजना चाहिए। अजी हम संसद में केवल जीत के जाने वाले व्यक्तियों के अलावा भी हर विषय के एक व्यक्ति को नॉमिनेटेड किया जाता था कि ये खेल क्षेत्र से आता है, ये संगीत के क्षेत्र से आता है, ये फला व्यक्ति है। तो वो लोग उनको नॉमिनेट क्यों किए जाते थे बिना इलेक्शन के? उनको क्यों राज्यसभा वगैरह में लिया जाता था? कि वो लोग उस विषय पर अपनी राय दे सकें। तो अगर ऐसा नहीं दिया जाता तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आप देखिए आने वाले टाइम में। और इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। उपयोग पर तो सजा है 3 साल की। नहीं, लोग विरोधी मान करके दुरुपयोग कर सकते हैं। अटेंशन तो कोई पे नहीं करेगा, लेकिन कोई थोड़ा सा गलती से भी हिल गया, आपने उसका वीडियो बना लिया, आपने वीडियो बना लिया। आप प्रशिक्षित कीजिए पूरे भारत को। अरे हमारा बुजुर्ग आदमी जो गाँव के ढाणी में बैठा, उसे तो मालूम ही नहीं कि अटेंशन पे करना है या नहीं करना है। क्या वहां तक आपने ये संदेश भिजवा दिया क्या? उनका कहना धीरे धीरे जाएगा। हाँ, तो धीरे धीरे जाएगा, तब तक फिर सजा भी धीरे धीरे पहुंचने दो। फिर क्या प्रावधान तुरंत लागू हो गए या लोगों को जानने के बाद लागू होंगे? एक और बात अक्सर आती है, अक्सर ये डिबेट होती है कि क्या राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की सुरक्षा केवल कानून से ही संभव है, या इस बारे में लोगों के अंदर से ये भावना होनी चाहिए। उसको आप कहते हैं ना कि सजा से हर चीज ठीक नहीं हो सकती। नहीं, जो चीज बनी हुई है ना साहब, आप किसी की श्रद्धा को मत छेड़ो। श्रद्धा एक खिलवाड़ होती है। हमारा ही एंथम था, हमने उसी के साथ छेड़खान करे, हम उसी को कभी लंबा करें कभी छोटा करें। अभी कोई सरकार आए वो बोल दे पूरा गाया जाना चाहिए, फिर बाद में कोई आए वो बोले इसको फिर वहीं पे एक पार्टी गाया जाना चाहिए। सर इससे क्या हासिल होने वाला है, समझना तो ये पड़ेगा है। सरकारें अपनी अनुकूलता के अनुसार अगर इसको करती है, ये मुझे नहीं लगता मैं इस विषय पे क्या बोलूं, लेकिन मैं तो इसके छोटा करने की मांग भी नहीं कर रहा। आप तो कह रहे हैं मैं तो इसके ऊपर स्टडी करने की मांग कर रहा हूं, मैं तो अध्ययन करने की मांग कर रहा हूं। अगर कोई मेरे छोटा करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा नहीं, मैं चाहता हूं आप इसके ऊपर पहले अध्ययन करें। अगर वैज्ञानिक अध्ययन कहता है कि इतने टाइम तक ठीक है, आपका वैज्ञानिक, आपका व्यवहारिक, आपका सांगीतिक, आपका साहित्यिक, अगर फिजियोथेरेपिस्ट बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बीमार आदमी भी यहाँ खड़ा रह सकता है, टेंशन पे कर सकता है, आपको ये व्यवहारिक लगता है तो ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर अध्ययन कहता है कि 60 सेकंड से ज़्यादा सभी वर्गों के लिए ये सहज नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है उसके ऊपर पुनर्विचार भी करना चाहिए। तो पुनर्विचार संसद में ही हो सकता है, या आपको लगता है कि इस बारे में भी जनमत जगाने की जरूरत है? जनमत जगाना भी पड़ेगा, जनमत जगाना पड़ेगा उस सम्मान को बचाने के लिए। देखिए हम अपमान के लिए नहीं, पुनः कहता हूं इसका सम्मान बना कैसे रहे। अरे हमने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हमारी आत्मा है, आजादी की पूरी लड़ाई वंदे मातरम, हमारी पूरी लड़ाई उससे, लेकिन उसके प्रति सम्मान बना रहे।
पिता बहुत कठोर है और बच्चा जवान है, तो उसको अपना सम्मान बनाने के लिए अपनी कठोरता को कई बार, जब बड़ा हो जाता है 18 वर्ष का, तो उसको थोड़ा संशोधन करना पड़ता है कि मुझे मेरा सम्मान भी बचा करके रखना है। तो हमारा सम्मान उसका बना रहे, गवर्नमेंट को आयोजन करने चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन इसके लिए। व्हाई नॉट। अरे ये परिवर्तन हुआ, मैं सही बताता हूँ साहब, आप सर्वे करवा लीजिए, 90% लोगों को मालूम नहीं है, 90% लोगों को मालूम नहीं होगा। ज्यादातर लोगों को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का फर्क नहीं मालूम। लेकिन एक बार ये भी कही जाती है कि जब ऐसी कोई चीज आती है पब्लिक डिस्कोर्स में, उस पर चर्चा होती है, तो लोगों की जानकारी भी बढ़ती है। और एक बात और राव साहब, आपने बहुत सब कुछ पढ़ा है, वंदे मातरम और जनगण मन हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं जी। इसके अलावा और इनके साथ ही आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे तराने और भी गाए गए थे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो ध्वज गीत है आज, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, इंडियन नेशनल आर्मी का उसको भी ध्वज गीत बोलते हैं। जो आपका ये ना राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, हाँ, और ये विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है, ये इसका नाम ध्वज गीत है। ये प्रभात फेरियों में लोग झंडा लेकर, ये ध्वज गीत है, ये ध्वज गीत है। प्रभात फेरी का जो गीत था वो था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। प्रार्थना का गीत था हमारा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई। तो ये कहने का मतलब, ये सब चीजें हमारे राष्ट्रीय आत्मा से निकल कर आई थी। हाँ, देश की जो सोल है, जो भारत की आत्मा है। नहीं, गांधी जी जब जाने लगे गोलमेज सम्मेलन पर, तो एक बड़ी विभूति से उनका साक्षात्कार हुआ, पंडित वीडी पुलस्कर। और वीडी पुलस्कर साहब, उन्होंने कहा कि यार कोई आदमी ऐसा है जो मेरे को राह दिला सकता है। तो वीडी पुलस्कर साहब ने तानपुरा उठाया और कुछ गाना स्टार्ट हुआ, इतनी मधुर आवाज थी कि लोग उधर आकर्षित हो गए। तो आते ही उन्होंने कहा वीडी पुलस्कर को कि वीडी पुलस्कर, सारे ये म्यूजिक जितने बनाए हुए, ये वैष्णव जन तो जेने कहिए और ये रघुपति राघव राजा राम, ये विद्वान पंडित वीडी पुलस्कर का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो राव साहब, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, संगीत की ताकत क्या होती है। आकाशवाणी की सुबह जो सिग्नेचर ट्यून आती है, आपने सुनी होगी। तो मैं एक बार 2008 में चाइना में था, तो हम लोग कई देशों के लोगों का एक ग्रुप था और हम लोग जा रहे थे। तो मैं उस समय ऑल इंडिया रेडियो में था। तो मैंने अपने मोबाइल पर जो टोन होती है वो आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून रखी हुई थी जी। तो अचानक मेरे किसी का फोन आया, तो वो धुन बजी ऑब्वियसली। तो एक महिला उठकर आई साड़ी पहने हुए और आकर एकदम से बोली कि ये कौन सी आवाज है, ये क्या है ये। तो मैंने कहा क्या हुआ आपको। मैंने सोचा ये इंडियन होंगी, लेकिन वो बांग्लादेश की थी और वो वहाँ के सरकारी टेलीविजन की काफी वरिष्ठ अधिकारी थी। तो वो बेचैन हो गई, बोली मुझे समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, ये धुन मुझे सुनी हुई लग रही है। तो मैंने कहा ये ऑल इंडिया रेडियो की सिग्नेचर ट्यून है। तो उन्होंने कहा हम लोग इसी से सुबह सोकर उठते थे। यानी 1971 में बांग्लादेश बना, उससे पहले वो एक संगीत एक आदमी को बेचैन कर सकता है, उसके अंदर राष्ट्रीय आंदोलन की भावना जगा सकता है, उसको जोड़ सकता है। तो मेरा आपसे ये कहना था, हम लोग यही बात कर रहे हैं कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के साथ क्या हमको कुछ और गीतों को भी इसी तरह से दर्जा देना चाहिए, ताकि जो नई जनरेशन है उसको इस पूरे आंदोलन का एहसास हो कि किन किन चीज़ों से हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे पुराने लोग हैं, वो आंदोलित होते रहे हैं आज से 80 साल पहले। क्यों नहीं, देखिए अनिवार्य था कोई जमाने में कि बच्चे जो है प्रभात फेरी निकालेंगे और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कहते हुए गाएंगे। लेकिन उसमें व्यापकता को जोड़ते हुए गांधी जी ने कहा कि भाई ये तो एक तरफा बात हो गई, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो बोले ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, यानी हु इज राम। तो राम के व्यापक स्वरूप को उन्होंने बताया कि जो ईश्वर है वही राम है, वही भगवान है, वही अल्लाह है, वही अल्लाह है। वो अभी आप देखिए ना, जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ तो फैज अहमद फैज की प्रसिद्ध नज्म वहाँ किसी ने गा दी थी कि जब नाम रहेगा अल्लाह का। वहाँ अल्लाह का मतलब किसी एक धर्म से सीमित नहीं है। फैज ने जो पूरी नज्म लिखी है कि अल्लाह वो है जो हाजिर भी है, जो नाजिर भी है, लेकिन किस तरह से संकीर्ण बना दिया जाता है चीजों को। नहीं, आप धर्म में देखिए ना, दारा शिकोह जो थे औरंगजेब के भाई थे और शाहजहां के लड़के थे, और दारा शिकोह ने तो संस्कृत पढ़ी थी, उपनिषद लिख दिया। लिखा।
उस उपनिषद का नाम था अल्लाह उपनिषद, हाँ। जिसको एलो उपनिषद कहा गया। और उस उपनिषद में भाषा मिश्रित थी, उसमें फारसी भी थी, उर्दू भी थी, और हिंदी भी थी और संस्कृत भी थी। जैसे एक श्लोक बताता हूं आपको, हेच फिकर मत कर्तव्यम कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फते भवेत। अब यहाँ भगवान को खुदा नाम से वो संस्कृत में लिख रहे हैं, वो उपनिषद लिख रहे हैं, लेकिन शब्द क्या इसे, खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फते भवेत। अरे अब जो चकवस्त रामायण है जो उर्दू में लिखी गई है उसमें भगवान राम को शहजादा ही कहा गया है, क्योंकि उर्दू में राजकुमार को और क्या कहा राजकुमार को शहजादा कहा जाएगा। तो ये हमारी ब्यूटी है कि एक मिली-जुली संस्कृति की। नहीं, ये ब्यूटी जिंदा रहना चाहिए। हाँ, मैं सच्ची बताता हूँ, मेरे में कृष्ण भक्ति रसखान को पढ़ के आई। सच बताता हूँ मामा, हमारे संप्रदाय के, हमारे धर्म के बड़े विद्वान खूब साधु रहे होंगे, लेकिन मेरे को बचपन में रसखान के जब वो सवैये पढ़ता था तो मुझे एक बात टच करती थी, वो मुसलमान है और फिर भी कृष्ण का इतना बड़ा भक्त हो सकता है, मैं हिंदू होके क्यों नहीं हो सकता। इतनी भावना, सच पूछो, कृष्ण भक्ति का प्रादुर्भाव मेरे हृदय में। मेरे गुरुजी बाद में आए, पहले छठी सातवीं में पढ़ते थे, सब हमने जो ही पढ़ा कक्षा में, मानुस हूं तो वही रसकान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारिन, तो ऐसा जो ही पढ़ा। तो ये सब आज रसकान है कहाँ? अगर ये लुप्त हो जाएंगे तो ये गंगा जमनी तहजीब कहा जाएगी साहब। मुझे नहीं लगता ये चीज कभी भी लुप्त होगी, क्योंकि भारत की जो आत्मा है वो बहुत मजबूत है इन सब चुनौतियों से। भारत भावना प्रधान देश है। कुछ लोग कर रहे हैं कि भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, वो भारत की भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं और भारत की भावनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके साथ में उसका। लेकिन उनको परमात्मा, हम तो यही कहेंगे, साधु शरीर है, हम क्यों किसी को कुछ कहें, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ईश्वर उनकी भावनाओं में वास करता है। भगवान ने कहा है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदे, मेरे भक्त जहां मेरा गान करते हैं मैं वहां वास करता हूं। इसका मतलब कृष्ण है और इस आडंबर को जल्दी तोड़ भी देंगे, ऐसी ऐसी भावना हम कर सकते हैं। तो हम ये माने कि इस पर पुनर्विचार की पूरी संभावना है कि वंदे मातरम, मैं पुनः कहता हूं, मैं राष्ट्रगान बरकरार रहे, राष्ट्रगान और ये जो बात हम लोगों ने की है वंदे मातरम के यानी राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर ही की है कि सम्मान बरकरार रहना चाहिए। हाँ, तो मैं तो लास्ट में यही आपसे कहना चाहूंगा कि राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का सम्मान रहे, कानून का पालन हो, लेकिन मानवीय संवेदना भी रहे, वैज्ञानिक सोच भी रहे, उसमें व्यवहारिकता का इन्वॉल्वमेंट भी हो और सभी विषय विशेषज्ञ जो हैं वो इसके अंदर मिल करके एक राय से, एक मत से अगर कोई काम कर, ये 3 मिनट 10 सेकंड वाला, जहाँ तक मुझे संगीत और किसी समझ में ये बड़ी दुविधा खड़ी कर सकता है अटेंशन रहने के मामले में। बाकी अगर अटेंशन में कुछ डील दे तो गीत तो पूरा सम्मान लायक है ही, उसको तो हम देते ही हैं। गेय भी है, सम्मान के योग्य भी है। जी जी। तो हमारी अच्छी चर्चा हुई आज इस मुद्दे पर और देखते हैं कि इस पर आगे लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है। लेट्स माइक पॉडकास्ट में आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।